और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि गारंटी शब्द की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, जिसे अब पीएम मोदी ने अपना लिया है। पिछले 10 साल अन्याय काल से मुक्ति पाने के लिए जो अभी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। पहली बार गारंटी शब्द हमारे राजनीतिक शब्दकोश में राहुल जी ने इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय। तब हंसी मजाक उड़ाई गई उनकी, खूब आलोचना हुई बीजेपी की ओर से, और आज वही व्यक्ति गारंटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ विजय हंस जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। और शुरुआत आपके साथ करना चाहें तो चुनावों का बिगुल बज चुका है, तैयारियां दोनों तरफ से जोरों पे हैं। आपने देखा हमारी रिपोर्ट में कि ये कहा जा रहा है कि मैदान में योद्धा उतारे जा रहे हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। किस तरह से दोनों पक्षों की अगर तैयारियों का आकलन करने को कहा जाए आपसे, कैसे करेंगे? निकल कर मैं आपके ही रिपोर्ट से आऊं तो इस महामुकाबले के महायोद्धा की तैयारी को देखने के लिए जनता भी भारत की उत्सुक है। जी बिल्कुल। 97 करोड़ से ज़्यादा जो मतदाता है, उनकी भी नज़र अभी इसी पे लगी हुई है कि मैदान में उतरने के लिए कौन कौन से महायोद्धा आ रहे हैं। लेकिन जब अब उसके साथ में आप तैयारी की बात कर रहे थे तो उस समय में आप अभी ये पहली जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसको ही देखिए कि मिशन साउथ पे निकले प्रधानमंत्री मोदी की वो रैलियाँ, ताबड़तोड़ रैलियाँ और वो रोड शो, जिसमें आपको किसी को यकीन भी नहीं होगा कि उस रोड शो को देखने के लिए जो ललक वहाँ की जनता में है, इतना भाव विह्वल जनता मैंने कभी आज तक अपने कभी टीवी स्क्रीन पे नहीं देखा था। जो ललक लोगों में देखी, जो चमक लोगों की आंखों में देखी, उस तरह की भाव विह्वलता हमने आज तक किसी रोड शो में ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। और इस तरह का जब स्वागत होता है, इस तरह तक के जो महायोद्धा हैं वो मैदान में हैं और लोगों के बीच अपने 10 साल के रिकॉर्ड को बता रहे हैं और उस चीज़ में जो विकसित भारत संकल्प की बात वो बता रहे हैं, जो आपका जो 2024 के इलेक्शन है उससे पहले भारत का 2047 तक का एक रोड मैप दे रहे हैं। इतनी बड़ी लड़ाई को और इतने बड़े स्केल में ले जाने के बाद अगर आप देखते हैं कि दूसरी तरफ में इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है और किस तरह की तैयारियां चल रही है, तो इसका भी एक नज़ारा आपके सामने में है। जो पिछले दिन में जितने भी विवादित बयान आप देख रहे हैं, उसको लेके जो पीएम उस पर पलटवार करते हैं, उसको लेके अगले दिन हेडलाइन बनता है और उस तरह की चीज़ें को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यह महायोद्धा के उतरने की तैयारी के पीछे आखिर उनका अपना है क्या, एजेंडा क्या है। इस एजेंडा के ढूंढने में अगर आप कल ही का ये देखें कि पिछले 1 हफ्ता पहले जब पीएम के परिवारवाद पे आप ये परिवार पे हमला किया लालू यादव ने, उसके बाद आप ये देखिए कि पूरा देश में एक तरह से एक सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चला और मोदी परिवार के नाम पे आज 2024 में छोटे बड़े सारे नेता मोदी का परिवार बना है, लोग मोदी का परिवार बना हुआ है। कल आपने जिस तरह का आपने कमेंट किया एक पब्लिक मंच से, जो इंडिया गठबंधन का आप कह सकते हैं कि एक तरह से महारैली ही थी मुंबई में, और आपने उस शक्ति पे इस तरह का कमेंट किया। आपने कहा कि हिंदू में जो शक्ति है मैं उस शक्ति के खिलाफ हूँ। आपने ईवीएम का बताया कि ईवीएम में पीएम की राजा की आत्मा है। तो इस तरह की जब आप नैरेटिव देते हैं तो आपको शायद यकीन नहीं होगा कि इसका कोई जवाब भी आने वाला है, और उस जवाब जब आता है तो आप उसके सफाई में लग जाते हैं। तो ये सफाई देते देते मुझे लगता है कि ये पूरी तैयारी इनका समय ही बीत जाएगा कि अपने ही बयान को फिर अपने ही तरह की सफाई देंगे। तो तैयारी को लेके जितना पॉलिटिकल पार्टीज में उत्सुकता है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों में उत्सुकता है कि जो इंडिया गठबंधन 2022 से उसकी शुरुआत हुई थी और जिस तरह से एक कवायद बनी हुई थी विपक्ष की एकता को लेके, वो आते आते मिशन 2024 जो आप कह रहे थे कि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो लोग जरूर अपने उस योद्धाओं को खोजेंगे कि विपक्षी में योद्धा कौन है। ठीक है। आपने तमाम सवाल भी उठाए हैं विनोद जी, उसका जवाब मैं विजय हंस जी से लेना चाहूंगा। विजय हंस जी, एक तो सवाल ये उठता है कि क्या मुद्दों की कमी हो गई है? क्यों व्यक्तिगत हमले, कभी परिवार को लेकर हमले, कभी सनातन पर हमले, इस तरह की क्यों है? और दूसरी बात, अपनी तैयारियों का अगर आप आकलन करें, जो एक और सवाल उठाया गया है कि अगस्त में ये इंडिया गठबंधन की शुरुआत की गई थी, और उसके बाद अब आप देखिए कि अगर एनडीए की बात करें तो लगभग हर जगह पर सीट शेयरिंग उनका फाइनल होता जा रहा है। आप लोग अभी बहुत जगहों पर अटके हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल में आपका गठबंधन हो नहीं सका, पंजाब में आपका गठबंधन परवान चढ़ता दिख नहीं रहा है, तो क्या वजह है?
आपको लगता है आप लोग कहीं पीछे रह गए, कहीं कोई कमी रह गई है? एंकर सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा कि आप जहां तो एनडीए को सिर्फ एनडी बोल लें, मैंने आपको इंडिया इसीलिए कहा है, मैंने इंडिया कहा है। नहीं, आपने इंडी के बाद मैंने इंडिया भी जोड़ दिया है, तो आप उसको लेकर के हम उस बहस में नहीं जा रहे, सवाल का जवाब। नहीं, मैं बहस में नहीं जा रहा, मैं करेक्ट कर रहा था जी। और मिश्रा जी ने ना शायद अपने स्कूलिंग या कॉलेज टाइम में नेहरू जी का, शास्त्री जी की रैलियां नहीं देखी, इंदिरा जी की रैलियां नहीं देखी, राजीव गांधी जी की मैं पैदा भी नहीं लिया था सर। मिश्रा जी प्लीज लेट मी कंप्लीट नाउ। तो उनकी रैलियां नहीं देखी कि कैसे हजूम गांव से उठ के 200 मील तक पैदल चल के उनकी रैलियां अटेंड करने आते थे, सड़कों पे उनको देखने आते थे। इवन कि इन्होंने शायद पिछले 3 साल से चल रही भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी की वो लोगों का उत्साह नहीं देखा जो उनको देखने आ रहे हैं। उनके द्वारा उड़ाए गए 5 न्याय के मुद्दे, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, सामाजिक हिस्सेदारी न्याय और नौकरी का न्याय, तो इन युवा का न्याय। तो आप, मुझे लग रहा है मुद्दों से थोड़ा सा, जहां तो हमारे मुद्दों को सामने ला नहीं पा रहे एंकर सर, जहां फिर आप उनको लाना ही नहीं चाहते। नहीं, इसीलिए हम आपको लेकर आए हैं सर, इसीलिए आपको लेकर आए हैं इस डिस्कशन में। आप जरूर उन मुद्दों को लेकर आइए। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप नहीं ला पा रहे तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीजें सामने आए। मेरे सामने मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ यादव जी बैठे हैं जो कि बॉर्न ओबीसी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर। यादव जी, मैं भी ओबीसी हूं पंजाब से, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि किसी दिन एक बॉर्न ओबीसी बीजेपी का अध्यक्ष बने, एक बॉर्न ओबीसी बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने, जो एक कागज बदल के, जहां कह लीजिए कि धक्के से ओबीसी बन के बाद में ओबीसी पीएम बने हैं, तो उनसे इस बात पे बहस नहीं करना चाहूंगा। और मैं सिद्धार्थ यादव जी से कहना चाहूंगा कि प्लीज जब आपकी बारी आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि जो राहुल जी ने मुद्दे उठाए हैं उन पे कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 50% की जो कैप लगा हुआ है रिजर्वेशन पे हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारे प्रश्न का जवाब वैसे नहीं दिया, लेकिन आपने चूंकि पलट कर दूसरा सवाल पूछ लिया है, तो मैं चाहूंगा कि बीजेपी प्रवक्ता के पास ही जाऊं। एंकर सर कौन सा रह गया वो बताइए। आपसे पूछा गया था सवाल कि आपकी तैयारियों को लेकर के, और ये पूछा गया था कि आखिर क्यों जो आपका गठबंधन है, सीट शेयरिंग सर फाइनल नहीं हो रही है। आप देखिए, आप पश्चिम बंगाल में परवान नहीं चढ़ा, पंजाब में नहीं चढ़ा, आखिर क्या वजह है, ये जानना चाह रहे थे। जी मैं बता रहा हूँ। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, डेमोक्रेसी की एक हेल्थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए जो वोटिंग सिस्टम है हमारे इस भारत में, इंडिया में। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ममता जी पश्चिम बंगाल में अलग लड़ना चाहती हैं, लेकिन वो हमारी नीतियों से सहमत हैं कि हमने एक सेकुलरिज्म से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली इसको कहते हैं मनमन भावे मूड हिलावे, इसको कहते हैं मनमन भावे मूड हिलावे। आपके साथ लड़ना भी चाहती हैं, आपके साथ भी है, लेकिन आपके साथ नहीं लड़ना चाहती हैं। चलिए, अब आप बताइए साहब। चलिए ठीक है, इसका आकलन बाकी और कोई जो दर्शक देख रहे होंगे। मैं आपके खान का जवाब दे दूं सर। मनमन भावे जो भी आपने खान बोला, मैं हिंदी में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पंजाब से सर। तो मैं उस चीज को बता दूं कि जब रामविलास पासवान जी की डेथ हुई तो तब आप पारस जी के साथ गठबंधन कर लिए और चिराग को लात मार दी, और अब आपको चिराग अच्छा लग रहा है तो चिराग को गठबंधन में ले लिया और पारस जी को लात मार दी। मतलब ये तो आपके वाला। वैसे इसका भी जवाब सिद्धार्थ यादव देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं ना, मैं तो वही बात कर रहा हूं कि गठबंधन हो तो रहा है, इनको हटा के दूसरों का गठबंधन किया जा रहा है। आप लोग साथ में विक्ट्री का निशान तो दिखाते हैं लेकिन गठबंधन नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नीतियां बाहर रही लेकिन हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो अब वो एक कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखा ना सर, तो इसलिए वो सवाल पूछा गया है। फिलहाल मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगा, नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं। सिद्धार्थ जी, इलेक्शन लोगों के मुद्दे पे होनी चाहिए ना, इलेक्शन लोगों के मुद्दे पे होनी चाहिए। ठीक है, लोगों का पीड़ा है, 10 साल का अन्याय है। ठीक है, अन्याय है, पीड़ा है, और इस वजह से ये जो लोगों का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी, किस तरह से आपको लगता है कि ये गठबंधन जो है विपक्ष का, वो आपको एक बड़ी चुनौती देने जा रहा है? लोगों के बीच में लोगों के मुद्दे लेकर के जाते तो ये सब कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं। ये लोगों के ही तो मुद्दे नहीं लेकर के जाते। आपको किसने कहा था कि इंडिया गठबंधन की रैली में खड़े होकर के आप कहें कि जो हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, मैं उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं? किसने कहा था? हमने तो आपको आकर के नहीं कहा, आपके मुंह में कोई शब्द नहीं डाले। शायद राहुल गांधी जी का मैं आपके बीच में नहीं बोला था विजय जी,
मैं विजय जी आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा संयम रखिए, सुनना भी सीखिए। आप बहुत देर बोले, मैं बड़ी शांति से सुन रहा था। और आप प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे थे, पता नहीं बॉन क्या आप समझना चाहते हैं। एक बात आपको विजय जी जरूर बता देता हूं, आप बॉर्न ओबीसी हैं या नहीं है? आप बॉर्न ओबीसी हैं? देखिए मैं अभद्रता नहीं कर पाऊंगा, आप सुनना चाहते हैं तो बताइए, मैं बोलता हूं, नहीं तो छोड़ देते हैं। आप अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे, आप जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, अगर कहीं इस देश में किसी सामान्य परिवार से आने वाला पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री भाई बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में ही बन सकता है। आपकी पार्टी में आप नहीं बन सकते। आपकी पार्टी में ना आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाओगे, ना आप प्रधानमंत्री बन पाओगे। मैं बन जाऊंगा। इस बात को आप जान लेना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुन के बनाए गए, मैं ये टोका टिप्पणी नहीं कर रहा विजय जी, और बड़े आराम से एक करके बोलिए विजय जी आपकी बारी जब आएगी मत करिए, मैं बड़ी शांति से आपको सुन रहा था। विजय जी आपको बीच में बिल्कुल आपकी बारी आएगी, विजय जी आपकी बारी आएगी फिर बोलिएगा। विजय जी आपकी बारी आएगी फिर बोलिए। मेरे को आप 15-20 सेकंड भी नहीं बोलने देंगे तो फिर ये तो आपकी इंटॉलरेंस को दिखा रहा है। अब सुन लीजिए आप। इसीलिए जब मैं कहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम मुद्दों पे जाना चाहते हैं, उनको बिल्कुल मुद्दों पे आना चाहिए। पर बात, इनका मुद्दा कुछ और है। अगर मुद्दा ये होता तो इनके सांसद अगर ये बोलते हैं कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाने चाहिए और राहुल जी चुप है, ये राहुल जी का मुद्दा है। इनके लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी नारे लग गए इनकी सरकार बनने के बाद, ये इनका मुद्दा है। इनके एक सांसद ने कह दिया कि वी सपोर्ट पाकिस्तान, आई हैव फुल एम्पैथी विद पाकिस्तान, राहुल जी चुप रहे, ये इनका मुद्दा है। रैली में खड़े होकर शक्ति के खिलाफ बोलते हैं, ये इनका मुद्दा है। इनके मुद्दे कौन से हैं? कौन से मुद्दे पे आ रही है कांग्रेस पार्टी, मैं वो पूछना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप युवाओं के मुद्दे पे आएंगे, इकोनॉमी के मुद्दे पे आएंगे, तो बिल्कुल देश की जनता आपको बार बार जवाब दे रही है, पूछती है देश की जनता। 44 लाख करोड़ का बजट हो गया है देश का, 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपके समय में कितना था? कितनी सड़कें बनती थी? कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था? आपके समय में भ्रष्टाचार की क्या हालत थी? और आज क्या है, देश पूछता है। 12.8% की इन्फ्लेशन से 5% की एवरेज आ गई, और आप बात करते हैं महंगाई की, आप बात करते हैं नौजवानों की। नौजवानों के आपके समय में क्या हाल था? आज 6.8 करोड़ तो डिजिटल सेक्टर में नौकरियां बनी है। ईपीएफओ के डेटा से 22 करोड़ नौकरियां बनी है, पर आप उस पर बात नहीं करना चाहते। राहुल जी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे डिस्कोर्स में एंगेज नहीं करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन मैं बैठ गया उस दिन मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। आपके चैनल से मैं कहता हूं, अगर हिम्मत है तो आए, मेरे सामने आ जाए, हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के सामने आ जाए और 10 विषय निकाले और बोले कि मैं इन 10 विषयों पर बात करूंगा। पर राहुल जी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के कहेंगे हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, मैं उस शक्ति के खिलाफ लड़ने जा रहा हूं। कहां से सीख के आए थे शक्ति? पादरी के पास बैठकर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पादरी के पास ही तो बैठे थे, उनसे उनकी कॉन्वर्सेशन इज ऑन वीडियो। उन्होंने पूछा था कि क्या होते हैं ईश्वर का रूप, क्या होते हैं शक्ति, क्या होती है, और पादरी समझा रहे थे, और यहां पे आके आप हिंदू धर्म की शक्ति को बता रहे हैं। आप कैटेगोरिकली इस देश की आस्था, इस देश के आराध्य, इस देश की मूल संस्कृति पर अगर आप वार करना चाहें और आप सोचें कि हम बार बार सरकार में आ जाएंगे और यही हमारा मुद्दा है, तो देश की जनता आपको जवाब दे रही है। जाग जाइए, मैं तो ये कहता हूं, जाग जाइए, आंखें खोलिए। आप देश की प्रगति के लिए ये इतना बड़ा गठबंधन बना लिया। आपने बोला हमारा बहुत बड़ा इंडी गठबंधन था, 8 महीने में 8 मीटिंग नहीं हो पाई, चलिए छोड़िए। आपके साथी आपको छोड़कर चलिए, छोड़िए। आप यात्रा में जहां जहां पहुंचे सब आपको छोड़कर चले गए, छोड़िए। अरे आपके लिए देश का विजन क्या है? हम 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं। हम 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें भारत को महाशक्ति बनाना है। हम कह रहे हैं 3rd टर्म में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। हम कह रहे हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। आप क्या बनाएंगे? आप क्या सोचा? एजेंडा ही नहीं। पूछो कि सीटें कितनी आएंगी, वो सीटें नहीं आएंगी, भाजपा की सरकार नहीं बनी। हम कह रहे हैं हम 400 पार करेंगे। आप बोलिए तो कितनी सीटें आएंगी, कहां जाना चाहते हैं? आज इस देश में 21वीं सदी में भारत एक डिसाइसिव लीडरशिप चाहता है। भारत एक ऐसा नेतृत्व चाहता है जो भारत को भी महाशक्ति बनने से ना रोक सके। दीमक की तरह आपके कार्यकाल में भारत को आप लोग अंदर से खोखला करते चले गए। कोई कार्यक्रम, देश का कोई अभियान, कोई डील ऐसी नहीं थी जिसमें आपने भ्रष्टाचार नहीं करा। और आप 10 करोड़ का भ्रष्टाचार पिछले 10 साल में नहीं निकाल सकते। आप उसके बाद आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए। कभी ये सेलिब्रेट करते हैं कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कांग्रेस पार्टी ने, छाती पीटी थी कि अरविंद केजरीवाल का पकड़ा गया, शराब घोटाला पकड़ा गया, और क्रेडिट लेना चाहते थे कि हमने इनको पकड़वा दिया, और आज उनके साथ हाथ मिला लिया। कह रहे हैं गलत तो हो रहा है, ईडी सीबीआई देखो जरा, पता नहीं। अरे ऐसे कैसे गलत हो रहा है? इस देश का पैसा लूट लूट के आप भागेंगे, इस देश की एजेंसियां काम भी ना करें और फिर उसका भी आप नैरेटिव बनाएं, तो देश की जनता जान चुकी है। मैं अंतिम में ये बोलना चाहता हूं, देश की जनता के पास एक क्लियर चॉइस है।
और वो क्लियर चॉइस है कि इस देश में एक ऐसा नेतृत्व जो भारत को विश्व गुरु बनाए, उसको चुनना है या उन लोगों को चुनना है जो आज भी भारत को पीछे धकेल के, कभी जात की बात करके, कभी किसी और की बात करके, विभाजन करके, उत्तर दक्षिण करके, नॉर्थ ईस्ट को अलग करके, ऐसी बातों को लेकर के चुन करके उनको पीछे छोड़ना चाहते हैं। देश की जनता तय करेगी, 400 पार होगा भाजपा के लिए और एनडीए के लिए, और पुनः तीसरी बार सरकार बनी। ठीक है विजय जी, मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से आप जवाब दें, और जब जवाब दीजिएगा तो इस बात को जोड़ दीजिएगा जो सवाल उठे हैं कि आखिर सनातन को लेकर के इतनी टिप्पणियां क्यों, हिंदू धर्म को लेकर के ऐसा लगता है कि आपके गठबंधन में एक दुराग्रह ऐसा दिखता है कि कभी कोई कुछ ना कुछ कमेंट्स आते ही रहते हैं। एंकर सर, एक तो ना आपका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा, मुझे मेरा नाम निखिल है। मेरा नाम निखिल है। ओके निखिल, मुझे लग रहा है शायद सिद्धार्थ ने ना जीतन राम मांझी की वीडियो नहीं सुनी है। वो आज इनके गठबंधन में है, पहले भी थे। वो सीता मैया को पूरी तरह से गाली गलौज से बात कर रहे हैं, शायद ये भूल गए हैं, मतलब इनकी आदत है ये भूल जाना। और ये जो करप्शन की बात कर रहे हैं, शायद ये अजीत पवार का, अशोक चौहान जी का, शिंदे जी का, मतलब सबके वो करप्शन वाले, देवेंद्र फडणवीस के वो चक्की पीसिंग वाले, वो सब चीजें भूल गए। मतलब उनको खींच के इकट्ठे करना। चंद्रबाबू नायडू को करप्शन केसेस चल रहे थे, उनको भी खींच के प्रधानमंत्री जी ले आए, पवन कल्याण को ले आए, राजभर जी को गालियां निकालते थे, उनको खींच के ले आए। ये पता क्या होता है, हमारे गांव देहात में ना, पंजाब में कबड्डियां होती थी, गांव की कबड्डी होती थी। जब किसी गांव की कबड्डी के प्लेयर कमजोर होते थे ना, तो वो दूसरे ही गांव की प्लेयर ले आते थे खिलाने के लिए। तो इनकी खुद की तो इस इलेक्शन में बोलने लायक कुछ है नहीं। सबका सब 10 साल से अन्याय हुआ है, हर वर्ग के साथ, हर कास्ट के साथ, हर धर्म के साथ। तो इस वजह से इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम बेसिक मुद्दे उठा रहे हैं जो जनरल हर किसी से रिलेटेड है। निखिल, आप बात को समझिए, इस सरकार में 30 लाख गवर्नमेंट जॉब्स खाली हैं, उनको भरा नहीं गया है, उनको भरा नहीं गया है। आप समझ सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब से 6 लोग, एक तो गवर्नमेंट मजबूत होती है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, 6 से 10 लोग। आप मिश्रा जी शायद गांव देहात से होंगे, आप इस बात को समझिए। इससे आप लोगों ने जो बेरोजगारी जल्दी खत्म करिए, मेरा जवाब भी आप सुनिए। ठीक है, आप तीनों बात करेंगे ना, तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा। आप तीनों ही बात मुझे नहीं, आप विजय जी जल्दी से खत्म करिए, विजय जी जल्दी खत्म करिए, विनोद जी आपको मौका दिया जाएगा। रेलवे में 1000 नौकरी निकलती है, 1.5 करोड़ एप्लीकेशन चला जाता है। यूपी में 100 पोस्टें निकलती हैं ARO RO की, और उसमें 50 लाख एप्लीकेशन चला जाता है। ठीक है विजय जी, आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास समय बहुत कम है विजय जी, हमारे पास समय बहुत कम है। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया विजय जी, आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास समय कम है, लेकिन मैं बता दूं कि ये ऐसा अब नहीं हो रहा है कि एक पोस्ट निकल रही है और 50 एप्लीकेशन आ रही। ये शुरू से जब हम लोग भरते थे, देखिए जब हम लोग पढ़ते थे तब भी था, शायद जब मिश्रा जी पढ़ते रहे होंगे तब भी था, ऐसा ही था। उसमें कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन मैं अभी आपको समय नहीं दूंगा। मैं विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा, विनोद मिश्रा जी, हमारे पास समय समाप्त हो चुका है। दरअसल निखिल धर्म के बारे में सुन लीजिए, अब मेरे पास समय नहीं रहेगा हमारे पास। अरे भाई साहब, विजय जी अब आप विजय जी शांत होकर सुन लीजिए, हमारे पास समय समाप्त हो गया है। मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल आखिरी में विनोद मिश्रा जी अपने चलते चलते कमेंट्स दीजिए और हम इसको रैप अप करेंगे जी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे विजय जी का वैसे जवाब नहीं देना चाहिए। सिद्धार्थ जी उसका बढ़िया से जवाब दे रहे थे, लेकिन मुझे वो बार बार कोट कर रहे थे। मैं पहले उनको जॉब के बारे में बताऊं, जो मुझे गांव देहात से कह रहे थे कि आए हैं। विजय, आपको शायद याद भी नहीं होगा कि पिछले साल ये आपने देखा भी नहीं होगा कि जॉब मेला जो लगा है पिछले जॉब फेयर के नाम से, पीएम मोदी ने पिछले 2 साल में कम से कम 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी हैं। और वो अपॉइंटमेंट लेटर जो VC के आप देख रहे थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और कहीं पे खुद जाके उन्होंने उन सारे लोगों को दिया है। आप अगर उसके ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करेंगे तो इसमें इतने बड़े जॉब का इतना बड़ा फेयर हुआ, कहीं पे आपने शायद उसकी कोई निगेटिव खबरें नहीं पढ़ी थी, शायद इसलिए आपको याद नहीं होगा। रही बात, आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप आए एजेंडा को लेके, मैं थोड़ा सा उसका ज़रूर जवाब देना चाहूँगा कि सिद्धार्थ जी हमारे गेस्ट हैं, या आप हमारे गेस्ट हैं। सिद्धार्थ जी विद्वान हैं, सिद्धार्थ जी अपनी बातों को बहुत तर्क साथ रखते हैं। हम लोग अपने गेस्ट को इसलिए नहीं उनको बुलाया है कि वो OBC से है, या हमने आपको नहीं बुलाया है इसलिए कि आप OBC से हैं। ये सारी चीज़ें आप कहाँ से ला रहे हैं, किस देश में ला रहे हैं?
आप एक विद्वान हैं, आप अपनी बातों को, अपने तर्कों को आप सही तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। तो अपना परिचय आप ओबीसी से देते हैं, सिद्धार्थ जी का भी देते हैं। सिद्धार्थ जी को हम इसलिए रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि अपनी बात को मजबूती से रखते हैं और अपने तर्कों को सामने में रखते हैं। दूसरी बात, जब आप ये कह रहे थे, देखिए नैरेटिव्स देना, आपने पिछले 10 साल में सिर्फ नैरेटिव ही फेंका है और कोई कैच नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि जनता के बीच में आपका नेगेटिव, जितना नैरेटिव है वो फ्लॉप हुआ है। ठीक है। आपने नैरेटिव तो आपने कश्मीर पे बनाया था, 70 साल तक नैरेटिव बनाया था, और नैरेटिव आप देखिए किस तरह से हवा में हवा उड़ गई। इतने सारे से चीजों से आप मुझे कह रहे थे कि आपने नेहरू जी की रैली नहीं देखी, आपने शास्त्री जी की रैली नहीं देखी। अरे आज इस देश की जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी के सामने में सिर्फ नरेंद्र मोदी की रैली है, वो उसी रैली से आपका कंपैरिजन करेगा। हम भी, जो भी हम लोग एक जर्नलिस्ट हैं, वो उसी रैली से कंपैरिजन करेंगे। हम इसके साथ में एक विंडो नहीं बनाएंगे कि नेहरू जी की रैली में कितनी भीड़ थी। आज के संदर्भ में आपके पास देने के लिए क्या है? तो आप फैमिली लीगेसी की बात करते हैं और उस लीगेसी को का आप लोगों में बर्डन है। आज जेएमएम का नेता देखिए, सीता सोरेन छोड़ गई है, बीजेपी में शामिल हो गई है। जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं इतने बड़े, वो आज देखिए पंजाब के सिंधु जी आप ही के तरफ से आते हैं वहाँ, वो बीजेपी में आज शामिल हो गए। एक तरफ आप देखे हैं कि जो करंट है, और दूसरी तरफ आप इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम ये न्याय दे रहे हैं, हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हमारी ये न्याय गारंटी। अरे मुद्दे को बनाइए ना, जो कम से कम मिशन 2024 में लगे कि कांग्रेस सच में एक लड़ने के मूड में है। ठीक है विनोद जी, हमारे पास अब समय नहीं रह गया है। मैं फिर अगली बार इस चर्चा को और बड़े विस्तार के साथ लेकर आऊंगा, तो आपको फिर आमंत्रित करूंगा। विजय हंस जी, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय हंस जी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय हंस जी, ओबीसी पर अभी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, और दरअसल